हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं योगेश दक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैबिनेट मिशन तक तो हम पढ़ चुके हैं। वैसे तो हमने इससे पहले जो संविधान सभा है उसके बारे में हमने पढ़ा है, संविधान सभा को पढ़ा है। अब हम उसके बाद हमने संविधान सभा में कैबिनेट मिशन तक हम पढ़ चुके हैं। अब कैबिनेट मिशन तक हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी सभी इस कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी और जो इसके उद्देश्य था उसके बारे में हमने चर्चा करी पिछली वीडियो में, है ना। तो साथियों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। उसके बाद ही हम इसके जस्ट बाद ही हम अगली उसके बाद वहीं से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो आपका कैबिनेट मिशन है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत ही आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होता है और फिर संविधान को बनाया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। देखिए, जो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो लोगों ने पूछा कि भैया अब संविधान सभा का निर्माण कैसे करोगे, संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण है वो हम इलेक्शन करवाएंगे भैया, इलेक्शन करवाएंगे, यानी कि आपका चुनाव करवाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा के निर्माण के लिए इन्होंने क्या कहा, संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या करवाएंगे भैया, इलेक्शन करवाएंगे, यानी कि निर्वाचन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अब भैया निर्वाचन करवाएंगे। निर्वाचन, अब पूछो कि निर्वाचन कैसे होंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाएंगे। कैसे करवाने हैं भैया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। तो आपसे मैं पूछूं कि भैया, जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कि भैया कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का निर्माण है उसमें जो चुनाव करवाए गए थे वो कैसे करवाए गए थे, चुनाव कैसे करवाए गए थे? अप्रत्यक्ष करवाए गए थे। अब मैं बात करूं आपसे, फिर भैया अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। अब ये चुनाव में हिस्सा कौन लेगा, कौन आप भी अप्रत्यक्ष है तो ये जाहिर सी बात है जनता तो वोट नहीं करेगी, जनता तो करेगी नहीं, फिर कौन करेगा उस समय? देखिए, आज के समय में तो हमारी एमपी है ना, तो यानी कि पार्लियामेंट होती है, तो जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाते हैं, उसके माध्यम से जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से चुनाव हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होया करता था? पहले भैया एमपी तो थे ही नहीं, है ना, यानी कि जो आपके जो एमपी है, एमएलए है, वो तो होया नहीं करते थे। तो फिर इस समय जो चुनाव है, वो जो चुनाव करेंगे, इस संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव करवाया जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव, यानी मैं कह सकता हूँ मतदान किसने किया था? जो आपका चुनाव हुआ था, जो ये प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, प्रांतीय विधान के सदस्य द्वारा, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। अब मैं बात करता हूं आगे भैया, अब चुनाव करवाए जाते हैं। अब ये बात आ जाती है, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य इसमें मतदान करते हैं, फिर ये मतदान जिस समय संविधान कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था, तो ये कितनी सीटों पर हुआ था, उस समय कितनी सीटें थी? तो अब जो मैं बात करूं, जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उस समय सीटों की संख्या कितनी थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। संविधान सभा के निर्माण के लिए सीटों की संख्या आपकी जो सीटों की संख्या थी वो 389 थी, 389 थी सीटों की संख्या थी। अब ये जो सीटों की संख्या है, ये जो सीटों की संख्या है, ये किस पर, ये जो सीटों की संख्या है ना, सीटों की संख्या किस पर आधारित, ये किस पर काउंट की जाती थी, ये किस पर आधारित थी? या मैं कहूँ, ये जो सीटों की संख्या है ये आपका जनसंख्या के आधार पर विभाजित की जाती थी, जनसंख्या के आधार पर। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इस प्रांत में, या मैं कहूँ इस राज्य में ज्यादा जनसंख्या है तो उसमें सीटें ज्यादा होंगी,
तो यानी कहने का मतलब है, आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये सीट है, ये सीट किसके आधार पर काउंट की जाती है, तो आप बोलोगे जनसंख्या के आधार पर। सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। तो सीटों की संख्या मैं बोल सकता हूं, सीटों की संख्या जनसंख्या, सीटों की संख्या बड़ा बड़ा लिख देता हूं, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटों, इन सीटों की संख्या जो 389, जो भी सीटों की संख्या है वो आपकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं बात करूं लोकसभा में सीटों की संख्या, आपके लोकसभा में सीटों की संख्या अब जो वर्तमान में है वो 545 है, सदस्य संख्या 543 है। तो वो भी जो सीटों की संख्या है वो भी जनसंख्या के आधार पर ही काउंट की जाती है, जनसंख्या के आधार पर ही होती है। अब वो जनसंख्या, तो यहाँ पर सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। अब हम बात करें जो ये सीटों की संख्या है, इसका जो विभाजन हुआ था, इस सीटों की संख्या का जो विभाजन था, कैसे कैसे बांटी गई, कैसे कैसे इनका विभाजन हुआ, तो मैं यहाँ पहले तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, या यही कर दूं, यहाँ आ जाएगा ना, यही कर देते हैं। सुनो, सीटों की संख्या यानी सीटों का विभाजन, में हाँ लिख देता हूँ, सीटों का विभाजन, इसको ऐसे कुछ ऐसे, सीटों का विभाजन, सीटों का विभाजन। अब सीटों का जो विभाजन हुआ वो आपका, देखिए मैं इन सीटों के विभाजन की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं, ये आपके ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा, मैं लिख सकता हूं ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत से उनसे सीटों की जो संख्या थी वो आपकी 292 थी, यानी 292 सीटों की संख्या थी। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, 292 सीटों की संख्या थी। और मैं बात करूं चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी प्रांत से सीटों की संख्या 4 थी। सीटों की संख्या कितनी थी भैया? 4 थी। वो चीफ कमिश्नरी प्रांत जो थे ये आपके, एक सीट दिल्ली से थी, एक सीट भैया दिल्ली से थी, एक अजमेर से थी, या मैं कह सकता हूं मारवाड़ से, अजमेर, अजमेर या मारवाड़, अजमेर से या मारवाड़ से बोल सकता हूं। फिर उसके बाद एक सीट यहां से थी और एक सीट बलूचिस्तान से थी, कुर्क से बोल दो, या कुर्क से थी या बलूचिस्तान से थी, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से थी। और एक सीट, और यहाँ पर मैं बात करूं एक सीट कुर्क से थी, कुर्क से, कुर्क से थी, कुर्क बोल सकते हैं, यानी कुर्क से थी, कुर्क यानी कि जो, ठीक है। तो भैया यहाँ क्या साफ नहीं आ रहा, ऊपर करना पड़ेगा, रुक जाओ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। सुनिए, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो नहीं आ रहा यहाँ पर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? तो देखिए मैं बात करूं, इधर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, ध्यान से समझो। ये बलूचिस्तान से थी, और एक सीट बलूचिस्तान से, और एक सीट की मैं बात करूं ये आपसे कुर्क से थी, कुर्ग है ना, और कुर्क से थी। तो ये एक सीट थी, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी, ये टोटल मिलाकर चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आपकी 4 सीट होगी टोटल मिलाकर। अब मैं बात करूं आपके, उसके बाद मैं बात करूं देशी रियासतें, मैं यही लिख देता हूं, सीटों का विभाजन कैसे कैसे हुआ अभी समझाते हैं। सुनो, देशी रियासतें, देशी रियासतें या देशी रियासतें,
मैं बोल सकती हूँ, या देसी रियासतें बोल दो, देसी रियासतें। तो देसी रियासतें जो सीटों की संख्या थी वो आपकी 93 थी, 93 थी। सीटों की संख्या कितनी थी? 93 थी। ठीक है। देसी रियासतें जो थी उनसे 93 सीट थी, है ना। अब मैं बात करूं, चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 थी और ब्रिटिश प्रांत से 292 सीट्स थी। ठीक है, 292 सीट थी। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत में दिल्ली, अजमेर, या मैं कह दूं मारवाड़, बलूचिस्तान या कुर्से, इनसे एक एक सीट थी। कुल मिलाकर 4 सीट हुई। देसी रियासतों से 93 सीट थी। अब ये जो देसी रियासतें हैं, ये ये जो देसी रियासतें हैं आपकी, ये भैया जो निर्वाचन है, वो जो निर्वाचन जो होता है उसका बहिष्कार कर देती है। पहले निर्वाचन शुरू होने से पहले, निर्वाचन होने से पहले ही देसी रियासतें निर्वाचन का बहिष्कार कर देती है कि भैया हमें निर्वाचन नहीं करवाना, हमें मतलब नहीं है, हमें कोई संविधान का निर्माण नहीं करना, हम तो भैया इंडिपेंडेंस है। हाँ, इन्होंने देसी रियासतों ने कहा हम तो इंडिपेंडेंस है, हम तो स्वतंत्र है, हमें हमें जरूरत नहीं है संविधान बनाने की या फिर संविधान सभा के निर्माण की, हमें जरूरत नहीं है। इनने तो सभी साफ मना कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये जो देसी रियासतें हैं, ये जो देसी रियासतें निर्वाचन का बहिष्कार कर देती है। मैं लिख देता हूँ, देसी रियासतें निर्वाचन संपन्न होने से पहले ही, देसी रियासतें निर्वाचन संपन्न होने से पहले ही, निर्वाचन संपन्न होने से पहले ही निर्वाचन का बहिष्कार कर देती हैं। निर्वाचन का बहिष्कार कर देती हैं। निर्वाचन का बहिष्कार कर देती हैं। ठीक है। तो भैया अब देसी रियासतों की कितनी थी? 93 सीट्स, ये हट गया, 93 सीट्स हट गई। फिर आपका अब जो सीट जो बची आपकी, देखिए 93 सीट तो हट चुकी, फिर बची आपकी 292 ब्रिटिश प्रांत से थी, और आपकी जो 4 थी चीफ कमिश्नरी प्रांत से थी, है ना। तो टोटल मिलाकर कितनी बची अब आपकी? 296, 296 बची। 290 सीटों पर जुलाई अगस्त 1947 में, सॉरी 1946 में, जुलाई अगस्त, मैं बोल सकता हूँ जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं भैया। उसके बाद हम बात करें, निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है। जब निर्वाचन भैया संपन्न हो जाते हैं, फिर उसके बाद निर्वाचन की घोषणा होगी, जो आपके परिणाम की घोषणा होगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जो आपके निर्वाचन संपन्न हो जाते हैं, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। तो लिखेंगे यहां पर, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होती है। अब जैसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा हुई, इसमें किसको कितनी सीट मिली? देखिए, आईएनसी को 208 सीट आईएनसी ने जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपकी जो 208 सीट हैं, इन पर जीत हासिल करी। फिर उसके बाद मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं आपसे, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती।
मुस्लिम लीग की 73 सीट थी। और मैं बात करूं उसके बाद अदर पार्टी की थी, अदर पार्टी की आपकी जो 15 सीट बची ना, है ना, 15 सीटें बची, क्लियर, 15 सीट। अब जो मैं बात करूं 15 सीटों के बारे में, जो 15 सीट है, इन 15 सीटों में जो 15 सीट है इनमें दो समूह बने। मैं 15 सीट की बात करूं, एक तो आपका छोटा समूह निर्दलीय, एक निर्दलीय पार्टी, जो निर्दलीय पार्टी, निर्दलीय सदस्य, है ना, निर्दलीय सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इन निर्दलीय सदस्य ने कितनी सीटें जीती भैया? इन लोगों ने जो जीती आपका 8 सीट जीती, और छोटे समूह ने 7 सीट जीती, छोटे समूह ने। छोटे समूह ने, या मैं कहूँ छोटे पार्टी ने, जो आपकी 7 सीट जीती थी। और आपके निर्दलीय, जो निर्दलीय सदस्य, सॉरी, निर्दलीय, निर्दलीय निर्दलीय सदस्य थे, यानी ये कोई पार्टी के हिस्सा नहीं थे, कोई किसी पार्टी में सम्मिलित नहीं थे, निर्दलीय सदस्य थे। ये आपके मैं बात करूं, ये जो जनता इनको ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए ये वो सदस्य हैं जिनको 8 सीट मिली। ठीक है, इनको जनता ज्यादा पसंद करती थी, ये निर्दलीय सदस्य हैं, किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। ठीक है, इनकी कोई पार्टी नहीं थी, है ना। ये छोटे समूह की, छोटे समूह ने 7 जीती। और मैं बात करूं 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती। ठीक है, छोटे समूह क्या है? छोटा समूह इसे समझो। छोटे समूह समझो क्या? छोटी छोटी पार्टी नहीं है क्या? छोटी पार्टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे समूह बात एक ही है भाई, है ना। छोटी पार्टी लिख दो, या छोटी छोटी पार्टी, छोटी पार्टी लिख दो, छोटी पार्टी ने जीती। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या छोटी पार्टी ने जीती। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं भाई। अब ये सीटें जीत जाती है तो मुस्लिम लीग, भैया ये जो मुस्लिम लीग है, अब जैसे इसका परिणाम घोषित हुआ, जो निर्वाचन के परिणाम घोषित हुआ, उसमें मुस्लिम लीग ने 73 सीट, और मुस्लिम लीग को लगा कि भाई हम हार रहे हैं, तो मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली। तो भैया इसने बहिष्कार कर दिया गया निर्वाचन का। इन्होंने कहा नहीं भैया, हमें संविधान सभा नहीं बनवानी, हमें हमें मतलब नहीं है, हमें तो केवल पाक का निर्माण करवा दो, हमें तो पाकिस्तान का निर्माण कराना है। भैया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग करी, लेकिन इन्होंने यही बहिष्कार कर दिया, भैया हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं बनानी संविधान सभा, हमको नहीं बनानी है। तो उसके बाद अब क्या होने वाला भैया, भले ही बहिष्कार कर दे, लेकिन अब तो संविधान सभा बन चुकी है ना, निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं। तो भैया मुस्लिम लीग ने निर्वाचन के परिणाम के बाद, मैं बोल सकता हूँ कि, क्या मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है, निर्वाचन के परिणाम के बाद, निर्वाचन के परिणाम के बाद मुस्लिम लीग ने निर्वाचन का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया, यानी कि बाइकआउट कर दिया भैया, है ना। तो बहिष्कार कर दिया। अब ये जो संविधान सभा है, इसका गठन हो जाता है। मैं आपसे कहूं संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन, जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ? ये सीधे सीधे क्वेश्चन, ये फैक्ट, जो संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये सीधे सीधे फैक्ट पूछ ले जाते हैं। तो संविधान सभा का गठन आपका 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन होता है। 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हो गया। अब इसके बाद हम बात करें, संविधान सभा का गठन हो जाता है, फिर मैं इसको यहां से मिटा दूं, ठीक है, यहां से मिटा ही देता हूं। अब जब संविधान सभा का गठन होगा, तो अब आपकी बैठक बुलाई जाएंगी, ये बैठक करी जाएंगी संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, मैं बात करूं आपको कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की, संविधान सभा की प्रथम बैठक
जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो आपका 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। अब मैं बात करूं जो संविधान सभा है इसकी बैठक हुई। अब ये जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष। ये प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे, प्रथम इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ये बनेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे। वो कैसे थे? वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या बोलेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, चलो सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अध्यक्ष। लेकिन कैसे अध्यक्ष थे? वो अस्थायी अध्यक्ष थे और ये आपके जेबी कृपलानी के कहने पर बनाए गए थे। जेबी कृपलानी के कहने पर डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अब जो ये बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? जो संविधान सभा की बैठक है, ये बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये बैठक की बात करूं, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। ये दिल्ली के, मैं बोलूं दिल्ली के केंद्रीय भवन में, दिल्ली के केंद्रीय भवन में, दिल्ली के केंद्रीय भवन में संविधान सभा की बैठक होती है, दिल्ली के केंद्रीय भवन में। अब हम इसके बारे में और बात करें, देखिए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होगी, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए और ये इसकी बैठक दिल्ली के केंद्रीय भवन में हुई, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें जो सदस्य थे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उसमें सदस्य कितने थे? सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या 211 थी। कितनी थी भैया? 211, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए भैया संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 211 थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब ये दूसरी बैठक जो हुई है 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। अब इस दूसरी बैठक के जो अध्यक्ष थे, ये जो अध्यक्ष थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। वहां तो स्थायी अध्यक्ष थे लेकिन ये स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी थे। अब वो कौन से अध्यक्ष थे स्थायी? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। इसके दो, मैं कहूँ इसके उपाध्यक्ष, है ना, इसके उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? या मैं कहूँ, या उपाध्यक्ष कहूँ, या मैं आपसे कहूँ कि संविधान सभा के जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे, या मैं कहूँ संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये बताना है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन होंगे आपके। एक तो मैं बात करूं एच.सी. मुखर्जी थे, और सेकंड जो थे ये पहले थे, और जो दूसरे वाले थे वो दूसरे कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। टी.टी. कृष्णमाचारी भी बोल सकते हैं, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, ठीक है, टी.टी. कृष्णमाचारी थे इसके उपाध्यक्ष। अब ये भैया जो संविधान सभा जो हुई थी दूसरी बैठक, ये कहाँ हुई थी भैया? ये भी आपकी दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में ही। ये भी आपकी दिल्ली में हुई थी, यानी कि दिल्ली के केंद्रीय भवन में, है ना। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है।
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णाचारी हैं, है ना, टी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है। और आपके कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, अब फिर संविधान सभा की जो तीसरी बैठक की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक, तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में। देखिए, तीसरी बैठक कब हुई थी मैं बात करूं आपसे, चलो यही लिख देता हूं। दिख रही क्या? नहीं तो नीचे लिखूं क्या? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, ये भाई साहब तीसरी बैठक जो हुई थी, ये हुई थी आपका 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को। अब ये जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये जो आपके मैं कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही इस तीसरी बैठक का जो प्रारंभ है हुआ था, तीसरी बैठक की शुरुआत हुई थी। मैं बोल सकता हूँ इसमें संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया। संविधान सभा के समक्ष पेश किया, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया। फिर तो ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो मैं कहूँ आपसे उद्देश्य जो प्रस्ताव है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी से जो हमारी प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना का नाम उद्देशिका पड़ गया। इसी उद्देशिका प्रस्ताव से ही प्रेम्बल का नाम उद्देशिका पड़ गया था। तो ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई। फिर अब हम आगे बात करें, ठीक है, तो तीसरी बैठक हो जाती है। फिर उसके बाद हम इसको पहले मिटा देता हूँ। अब देखिए अब बैठक हो जाती है। फिर अब इस पर जो संविधान का निर्माण होगा, जो संविधान का जो आपका जो प्रारूप है, संविधान का प्रारूप तैयार होगा। अब संविधान का प्रारूप किसने एक्सेप्ट किया? जो संविधान का प्रारूप तैयार करेगा, तो उनने वी.एन. राव ने, यानी बेनेगल नरसिंह राव ने ये एक्सेप्ट किया कि संविधान सभा का जो प्रारूप है वो तैयार करेंगे। संविधान का सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? बेनेगल नरसिंह राव ने, मैं बोल सकता हूँ वी.एन. राव ने। तो अब ये जो प्रारूप है, इस पर चर्चा करने के लिए भी एक कमेटी बुलाई जाएगी चर्चा करने के लिए, क्योंकि इस पर जो चर्चा होगी, बहस होगी, तो इसमें जो आपकी जो रीडिंग होंगी, जो आपकी जांचें होंगी, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मसौदा समिति कह दूं या मैं प्रारूप समिति कह दूं, ठीक है, इसका गठन किया जाएगा। तो पहले तो मैं बात करूं, खैर हालांकि ये मसौदा समिति जो है, प्रारूप समिति, इसका गठन पहले ही हो गया था, है ना, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता थी कि भैया जो आपकी उसका तो वजू जैसे प्रारूप, जो संविधान का प्रारूप तैयार होगा, उसके लिए कमेटी की आवश्यकता होगी, उसकी जांच करने के लिए आवश्यकता होगी, उसको जांच कार्य के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बात करूं, जो प्रारूप समिति है, मैं आपसे बात करूं,
आगे संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप वी एन राव ने, वी एन राव द्वारा तैयार किया गया, वी एन राव द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो संविधान का जो प्रारूप है वो वी एन राव के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, अब इस प्रारूप अभी तैयार कब किया गया था? ये अक्टूबर आपका 1947 को, ये आपका अक्टूबर 1947 को, या शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे, अक्टूबर 1947 को ये वी एन राव ने, यानी कि वेनेगर नरसिम्हा राव ने अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का प्रारूप तैयार करा। अब संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। अब इसमें जो संविधान सभा के प्रारूप में जो आर्टिकल्स थे, मैं आर्टिकल की बात करूं, जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, या अनुच्छेद लिखूं मैं, अनुच्छेद थे, ये आपके 243 थे। ठीक है, अब अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल कितनी थी? अनुसूचियां थी भैया 8 अनुसूचियां थी। सही दिखाई दे रहा है क्या? सही दिखाई दे रहा है क्या? अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां 8 थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, संविधान सभा का प्रारूप तैयार हो जाता है। अब इसके लिए, इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, मसौदा समिति, या मैं कहूं प्रारूप समिति या मसौदा समिति। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, प्रारूप समिति या मैं कहूं प्रारूप समिति या मसौदा समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। समिति का गठन किया गया। अब मैं बात करूं, जो प्रारूप समिति है, या मसौदा समिति कह दो, या पांडुलेखन समिति कह दो, कुछ भी कह सकते हैं भैया। तो जो आपकी प्रारूप समिति है, इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अब जब ये प्रारूप समिति का गठन हो गया, तो मैं आपसे बात करूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वी एन राव, मैं भीमराव अंबेडकर, है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोल सकता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी एन राव, या मैं बोल सकता हूँ भीमराव, पूरा ही लिख देता हूँ, भीमराव अंबेडकर, थे। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, मसौदा समिति। अब ये प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, प्रारूप समिति के अन्य सदस्य, इसके जो अन्य सदस्य थे, 6 थे। अब बात आ जाती है भैया, अन्य सदस्य जो थे ये कौन कौन से सदस्य थे? ठीक है, अब हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं जो इसके अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति की।
के अन्य सदस्य, अन्य सदस्य कितने थे? 6। उनमें से मैं बात करूं के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी, या मैं कहूं मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य कौन थे? सॉरी, ये तीसरे थे। चौथे सदस्य कौन थे? मैं बात करूं कि अल्लादी कृष्ण, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अय्यर थे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या फिर अल्लादी कृष्ण अय्यर थे ना, ये स्वामी थोड़ी नहीं, मतलब स्वामी वर्ड थोड़ी नहीं था। अब मैं बात करूं 5 में, चलो ठीक है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब मैं बात करूं 5 की, जो 5वें थे वो आपके डीपी के था, एक तो डीपी खेतान थे और एक वीएल मिश्र थे, वीएल मिश्र, वीएल मिश्र थे। अब ये जो वीएल मिश्र है भैया, ये आगे चलकर हट जाते हैं, ये वीएल मिश्र आगे चलकर हट जाते हैं। अब ये आगे चलकर हट जाते हैं, इनके स्थान पर, वीएल मिश्र के स्थान पर, इनके स्थान पर एन माधव राव आ जाते हैं, एन माधव राव, इनके स्थान पर एन माधव राव आ जाते हैं। फिर मैं छठे सदस्य की बात करूं, डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब ये डीपी खेतान, इनकी डेथ हो जाती है, आगे चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात या बाद, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर आपके टीटी कृष्णाचारी आ जाते हैं। मैं बोल सकता हूं कि टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी आ जाते हैं। ठीक है, कृष्णाचारी भी बोल सकते हैं ना, कृष्णाचारी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णाचारी, कृष्णाचारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी आ जाते हैं। ठीक है, टीटी कृष्णाचारी आ जाते हैं। ये आपकी प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य हैं। ठीक है ना, इनमें से कोई सा भी ऐसा पूछा जा सकता है भैया, इनमें से जैसे 4 ऑप्शन देकर के इनमें बताइए कि मसौदा समिति या मैं कहूँ प्रारूप समिति के कौन से सदस्य नहीं है। ऑप्शन में आ जा भाई, ये भी आ जा, ये भी आ जा, और चौथे में कुछ और ही दे दे, है ना। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कौन से, या फिर 3 सदस्य और देकर इसमें से एक दे दे, ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रारूप समिति की बात हो जाती है। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति, अब ये जो प्रारूप समिति है इसका कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य था आपका, मैं बात करूं, प्रारूप समिति का कार्य था कि यानी कि जो आपकी ये है ना, मैं बात करूं प्रारूप समिति का, इसका कार्य था, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का कार्य यानी प्रारूप पर चर्चा करना, संविधान के प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना। क्या हम देख पा रहे हैं? यहाँ तक आ रहा है? संविधान के प्रारूप पर नहीं आ रहा ना?
ठीक है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। क्या इतना आ रहा है क्या? तो भैया इसका कार्य था, मैं बात करूं, संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना। पर चर्चा करना, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना। अब मैं आगे बात करूं, जो ये प्रारूप समिति है, ठीक है, इसके बाद जो प्रारूप समिति है ये अपनी रिपोर्ट अब संविधान सभा के समक्ष पेश करती है ना। ये पहली रिपोर्ट प्रारूप समिति, मैं यही ऐसा बोल देता हूँ, प्रारूप समिति पहली रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष या संविधान सभा को सौंपती है। पहली रिपोर्ट आपका 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को संविधान 1948 को संविधान सभा को देती है या संविधान सभा के समक्ष सौंपती है ना। तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष इसने सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट। इस पहली रिपोर्ट में जो आपके आर्टिकल्स थे, जो आर्टिकल थे वो आपके 315 थे। जो अनुसूचियां थी इसमें, जो आपकी अनुसूचियां थी वो आपकी यहाँ पर 8 थी, ठीक है। अनुसूचियां यहाँ पर हाँ, अनुसूचियां 8 थी। जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया उस समय आर्टिकल कितने थे? उस समय आर्टिकल थे 243 और अनुसूचियां कितनी थी? 13। लेकिन अब अनुसूचियां घट गई, 8 होगी और आर्टिकल 315 हो गई, ठीक है ना। अब इसकी प्रारूप समिति की पहली रिपोर्ट होगी। अब अंतिम रिपोर्ट इसने कब पेश करी? प्रारूप समिति ने अंतिम रिपोर्ट प्रारूप समिति ने अंतिम रिपोर्ट जो आपको संविधान सभा के समक्ष पेश करी, अंतिम रिपोर्ट ये आपका मैं बोल सकता हूँ 26 अक्टूबर 1948 को पेश की। 26 अक्टूबर 1948 को आपको ये पेश की, अंतिम रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को पेश की प्रारूप समिति ने। किसके? संविधान सभा के समक्ष। संविधान सभा के समक्ष पेश करी। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष पेश करी, उसके बाद अब ये जो रिपोर्ट पेश कर दी संविधान सभा के समक्ष मसौदा समिति ने, मैं कहूँ प्रारूप समिति ने, अब इस रिपोर्ट पर संविधान सभा वाचन बुलाएगी। इस रिपोर्ट पर संविधान सभा वाचन बुलाएगी यानी रीडिंग करवाएगी, ठीक है। तो इसकी जांच करवाएगी, तो यानी डिबेट यानी बहस चलेगी। अब इस पर मैं बात कर सकता हूं कि संविधान सभा इस रिपोर्ट पर संविधान सभा इस रिपोर्ट पर वाचन बुलाएगी। वाचन, ठीक है, वाचन बुलाएगी। वाचन बोले तो रीडिंग, ठीक है। संविधान सभा इस रिपोर्ट पर वाचन बुलाएगी। अब प्रथम वाचन बुलाएगी, यहां लिख देता हूं बुलाएगी। संविधान सभा इस रिपोर्ट पर वाचन यानी रीडिंग बुलाएगी। किस रिपोर्ट पर? जो प्रारूप समिति है उसने जो रिपोर्ट पेश की है उन रिपोर्टों पर ये वाचन बुलाएगी, ठीक है। यानी डिबेट होगी, बहस होगी, ठीक है। जो अब हम बात करें प्रथम वाचन, यानी मैं बात करता हूं प्रथम वाचन यानी कि मैं बोल सकता हूं फर्स्ट रीडिंग। जो फर्स्ट रीडिंग है, प्रथम वाचन है, वो आपका ये प्रथम वाचन कब बुलाया गया था, या मैं कहूँ प्रथम वाचन कब, फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? ये आपके 4 नवंबर
4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुई। ठीक है, प्रथम वाचन हुई। इसमें आपका जो प्रथम वाचन हुआ, इसमें प्रत्येक सदस्य के बीच जो लिपियां हैं, प्रत्येक सदस्य के बीच इंक डाल दूं ना। मैं 1 मिनट इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूं प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुई। अब इस रीडिंग में मैं बात करूं जो प्रथम वाचन है, इसमें जो इस रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदस्यों के बीच बांटी जाएंगी। सदस्यों के बीच बांटी जाएंगी। ठीक है, प्रथम वाचन जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी, इस रिपोर्ट के तहत, इस रिपोर्ट में भैया जो प्रतिलिपियां हैं, वो जो आपके नोट्स होंगे, जो प्रतिलिपियां हैं, वो सदस्यों के बीच बांटी गई। उन पर डिबेट होने के लिए, यानी बहस चलने के लिए प्रत्येक सदस्य को अलग अलग बांटी गई। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद सेकंड रीडिंग की बात कर लेता हूँ। दूसरी रीडिंग, दूसरी वाचन या मैं दूसरा वाचन, द्वितीय वाचन। ठीक है, दूसरी वाचन ये ऐसा लिखते हैं, द्वितीय वाचन लिख देते हैं। अब भैया यानी सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग जो हुई थी वो आपका, मैं बात करूं 15 नवंबर 1948 से लेकर के 15 नवंबर 1948 से लेकर के आपका 17 अक्टूबर 1949 तक, ये दूसरा वाचन हुआ, सेकंड रीडिंग हुई, है ना। और ये जो रीडिंग है, इसका कार्यकाल जो रहा, जो सबसे ज्यादा बहस किस रीडिंग पे चली, यानी कि किस वाचन पर चली, द्वितीय वाचन पर, यानी कि सेकंड रीडिंग पर सबसे ज्यादा बहस चली। अब मैं बात करता हूं उसके बाद तीसरा वाचन, यानी कि तीसरी, यानी मैं बोल सकता हूं थर्ड रीडिंग की बात करें, थर्ड रीडिंग कब हुई थी? ये हुई थी आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, ये वाली इस पर वाचन चली, यानी तीसरी रीडिंग हुई, इस पर बहस चली 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। अब भैया ये जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखने का नहीं है। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया। संविधान जो 1949 को जो संविधान है वो आपका संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर 26 नवंबर 1949 को संविधान या मैं कह सकता हूँ भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसी दिन मैं बात करूं, इसी दिन ये संविधान, भारतीय संविधान, इसी दिन भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। ठीक है,
भारतीय संविधान में बात करूं, संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया। भारतीय संविधान को, मैं बोल सकता हूं भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को अपना लिया। भारतीय संविधान को अपना लिया गया, ठीक है। इसी दिन को हम संविधान दिवस भी बनाते हैं। 26 नवंबर को हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी बनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी बनाते हैं, या मैं कह सकता हूं विधि दिवस बनाते हैं। विधि दिवस कह दो, संविधान दिवस, ठीक है। तो इसी दिन को ये आपका हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को ही आपके जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो वो 26 नवंबर 1949 को ही 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। ठीक है, 16 आर्टिकल है। 16 कहना चाहूंगा, देखिए, तो हमारा भारतीय संविधान यहाँ बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद की जो चर्चा है, इसके बाद जो फैक्ट है उनके बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी है इसके बारे में जो फैक्ट होंगे हम अगली वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे। और ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या इम्प्रूवमेंट करवाना है, क्या सुझाव है, क्या सजेशन है, मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो प्यारे साथी, जो भी मतलब आपको सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ समझते हो या सीखते हो, तो इसको लाइक ज़रूर करना है। और आप जो मैंने ये लिखे हैं इन चीज़ों को आप हेडफोन के माध्यम से हेडफोन लगा करके आराम से सुन सकते हैं, और आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं साथ ही। तो अगली वीडियो में आगे फैक्टों की बात करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।